ठीक है। और जो ऊपर की तरफ ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का ऊपर पार्ट जा रहा है जिसको नॉर्वेजियन करंट बोला है, वो आपके एटलस में था? नॉर्वेजियन करंट भी था, ठीक है। उसको भी आप एक बारी यहाँ पे देख लो। और मेंशन नहीं था ना, तो आप मेंशन कर लो ना, उसको लिख लो। अरे भाई नहीं था तो लिख लो ना, अभी क्या हो गया इतनी बड़ी बात। कौन से सी में? वो अटलांटिक ओशन में ही आप उसको मार्क करो, ठीक है, अटलांटिक ओशन में, ठीक है। तो आपने सी ऑफ सरगासो देखा था घर पे जाके? सी ऑफ सरगासो घर पे जाके देखा था आपने? ठीक है, सी ऑफ सरगासो आपने घर पे जाके देखा था, और ठीक है, वो फिर आपने देख लिया, तो बस मुझे यही दिखाना था आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमने जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो थी ओशन की, ओशन के वाटर की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो थी वो हमने देख ली, ठीक है। ओशन वाटर की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में दो चीजें आती थी, क्या क्या था? टाइड वेव्स और ओशन करंट्स, ठीक है, वेव्स और ओशन करंट्स। अब हमें क्या देखना है? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर, ठीक है, जिसमें से पहली चीज होती है जिसको बोलते हैं टाइड, ठीक है, और दूसरी चीज होती है जिसको बोलते हैं अपवेलिंग और डाउनवेलिंग, ठीक है। आप एक चीज देखो, ये फोटो को पहले आप सिर्फ देखने की कोशिश करो। फोटो आपको एक चीज बता रही है कि वहां पे कैलिफोर्निया का कोस्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, एक आपको कोस्ट दिख रहा है, ठीक है, और उस कोस्ट के अलोंग जो है एक जगह पे लिखा है जहां पे लिखा है डाउनवेलिंग, ठीक है, एरो लिखा है, और डाउनवेलिंग नीचे की तरफ लिखा है, ठीक है, लिखा है। एक जगह लिखा है विंड फ्रॉम द साउथ, और एक जगह लिखा है टू द ईस्ट, ठीक है। तो आप बेसिक सी एक जो चीज होती है इसके पीछे बताने की क्या कोशिश कर रहा है कि अपवेलिंग और डाउनवेलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। इधर सुनो, डाउन वेलिंग का मतलब क्या है कि पानी नीचे की तरफ जा रहा है ना, डाउन वेलिंग, ठीक है, और अप वेलिंग का मतलब क्या है? नीचे का पानी ऊपर की तरफ आ रहा है। अब आप इस फोटो को छोड़ो, मेरी तरफ देखो, ठीक है। आप याद करो जब मैंने आपको कहा था कि जो पानी है वो गर्म होगा, और गर्म होने की वजह से एक्सपैंड करेगा, हल्का हो जाएगा, और ओशन करंट में वार्म ओशन करंट की तरह वो फ्लो करेगा, ऐसा बताया था। जहां पे हीट सरप्लस रीजन होगा, इंसुलेशन ज्यादा होगा, ऐसा होगा। अब मानो कि वहां पर एक पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, एज अ वार्म ओशन करंट वहां से क्या हो रहा है? डिस्प्लेस, ठीक है, वहां से क्या कर रहा है? डिस्प्लेस। तो उस डिस्प्लेस्ड वाटर को लेने के लिए जो उससे जस्ट नीचे का वॉल्यूम का पानी होगा, जब वो ऊपर की तरफ आएगा, जो कि रिलेटिवली क्या होगा? ठंडा होगा, सरफेस से थोड़ा नीचे है ना, सरफेस से नीचे होगा, रिलेटिवली ठंडा होगा। जब वो पानी उसकी जगह लेने के लिए ऊपर की तरफ आएगा, उस फिनोमिना को आप क्या बोलोगे? उस फिनोमेना को बोलोगे अपवेलिंग, ठीक है। और वैसे ही दूसरा जो फिनोमेना है जो नीचे की तरफ सिंक करेगा, उसको हम ये बोलते हैं डाउनवेलिंग, ठीक है। बात समझ आ गई? आपको ये बात बताने की जरूरत क्या थी? वैसे तो मैं बताता भी नहीं हूं अपवेलिंग डाउनवेलिंग, ठीक है, आप इतना वो है कि आप रीड कर सकते हो, ठीक है। बताने की जरूरत ये थी कि मैंने क्योंकि आपको क्लास में एक चीज बोली है कि जो ठंडा पानी होता है वो क्या होता है? डेंस होता है, उसमें सैलिनिटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो सिंक करता है ना। ये चीज मैंने आपको बताई थी ना, ये चीज पहले बता रखी है कि ठंडा पानी क्या करता है? सिंक करता है, और सब सरफेस लेवल पे ओशन करंट की तरह फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन ये अपवेलिंग और डाउनवेलिंग में क्योंकि वो जो ऊपर का पानी आपका डिस्प्लेस हुआ है, तो उसको लेने के लिए जो नीचे का थोड़ा सा रिलेटिवली ठंडा पानी ऊपर की तरफ आता है, उस फिनोमिना को आपका क्या बोलते हैं? अपवेलिंग और डाउनवेलिंग, ठीक है। बात समझ आई? ठीक है ना। ऊपर का गर्म पानी अगर ओशन वार्म ओशन करंट की तरफ से डिस्प्लेस हो गया हुआ है, तो उसकी जगह लेने कोई तो आएगा ना। जैसे प्रेशर होता है नॉर्मल, आप देखो किसी जगह लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है, किसी जगह हाई प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है, तो लो प्रेशर में बहुत ज्यादा क्या है? लो प्रेशर में क्या होता है? नीचे लो प्रेशर डेवलप होता है ना, तो आगे पीछे की हवा आती है ना, जैसे स्टॉर्म आता है, जब आप हम देखेंगे साइक्लोन वगैरह आएंगे, है ना, तो जिस जगह पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा, तो आगे पीछे की सारी जो हवा है वो उसके सेंटर में आना चाहेगी, ठीक है, क्योंकि आगे पीछे हाई प्रेशर है, नीचे क्या है? लो प्रेशर है, ठीक है। तो प्रेशर जहां पर डिफरेंस क्रिएट होगा वहां पर उस हिसाब से एयर का फ्लो होगा। अब यहां पर भी क्या हुआ? एक जगह गर्म है, एक जगह ठंडा है, और गर्म पानी ऊपर से डिस्प्लेस हो गया, तो उसकी जगह लेने के लिए नीचे का ठंडा पानी ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, ठीक है। सेकेंड जो आपकी मूवमेंट होती है वर्टिकल, उसको बोलते हैं हम टाइड्स, है ना। सेकेंड जो आपकी मूवमेंट है वर्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइड्स, ठीक है। तो यहां पर लिखा है आपका ओशन टाइड्स एंड करंट्स। एक जगह पर आपको मून दिख रहा है, एक जगह पर आपको सन दिख रहा है, ठीक है, बीच में है आपका अर्थ। और आप देखो टाइड एक्चुअली, अगर आपसे कोई पूछे कि टाइड का फिनोमिना किसकी वजह से होता है, तो आप क्या बोलते हो? नॉर्मली जो आपको पता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून और सन दोनों है ना, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून और सन दोनों की वजह से ही आपका
टाइड होता है। तो क्या दिखाना चाह रहा है, अगर अर्थ बीच में है और इस साइड आपका सन है और उस साइड आपका क्या है, मून, ठीक है, तो दोनों ही साइड जो बल्ज क्रिएट हो रहा है वो क्या है, हाई टाइड का बल्ज है ना। जो बल्ज ग्रेविटेशनल पुल से इस साइड आ रहा है वो भी हाई टाइड है, और जो उस साइड मून के ग्रेविटेशनल पुल से लग रहा है वो भी क्या है, हाई टाइड है कि नहीं है। देखो ना लिखा है मून्स ग्रेविटेशनल पुल उस तरफ और इस साइड लिखा है सन, और इस साइड भी हाई टाइड और उस साइड भी हाई टाइड लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है। अच्छा चलो एक मैं आपसे चीज पूछता हूं, ये वाली जो फोर्स, जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है, पुल, ग्रेविटेशनल पुल, वो क्या कर रहा है, पानी को, अर्थ पे पानी को अपनी तरफ खींच रहा है ना, लिखा है ना मून्स ग्रेविटेशनल पुल, तो अपनी तरफ उसको खींच रहा है। तो बाहर की तरफ जो एनर्जी लग रही है वो कौन सी एनर्जी होती है, फोर्स। फोर्स कौन सी फोर्स होती है, जैसे अर्थ है ना, और अर्थ पे मून ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, ठीक है, तो अर्थ से एरो बाहर की तरफ जो निकल रहा है, जैसे अर्थ से ऐसे यहां की तरफ जो फोर्स लग रही है, ये कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, होती है ना, होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रही है वहां पे वो आपका बल्ज क्रिएट हो रहा है, उसके ऑपोजिट साइड में क्या लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला बल्ज अर्थ के राइट हैंड साइड में क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है। क्योंकि आप देखो इस फोटो में सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल मेंशन किसका किया है, मून का, ठीक है, यहां पर नहीं लिखा है इन्होंने सन का ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। बताने की कोशिश ये की है कि क्योंकि मून वहां से बहुत सारा आपको क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर बाहर की तरफ डेवलप हो रही है मून की तरफ, तो उसके ऑपोजिट साइड यहां पर क्या डेवलप होगा, होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ लगती है, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगती है। जब आप ऐसे ऐसे करके वो घुमाते हो, है ना, आपने देखा है ना, अगर आप कुछ थ्रेड में बांध के ऐसे ऐसे करके घुमाओगे, ऐसे ऐसे करके आप घुमाओगे और उसको आप छोड़ दोगे, तो हम बोलते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में जाता है वो, परपेंडिकुलर में, है ना, तो बाहर की तरफ जाता है ना। ऐसे जब आप घुमा रहे हो तो फोर्स अंदर की तरफ लगती है या बाहर की तरफ, दोनों ही तरफ लग रही होती है, ऐसा नहीं है, दोनों ही, जहां सेंट्रीपिटल लगेगा उधर सेंट्रीफ्यूगल ने भी लगना है कि नहीं है कि नहीं है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ लगती है अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल बाहर की तरफ लगती है अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं पता है आपको, बाहर लगती है अंदर, अरे यार आंसर तो करो, सेंट्रीपिटल बाहर की तरफ लगती है कि नहीं लगती है, अभी आधी जनता अंदर की तरफ बोल रही है, हाँ तो वो लग रही है ना बाहर की तरफ, तो बता रहा हूँ ना मैं, उस साइड अगर सेंट्रीपिटल लग रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है उसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो दोनों साइड क्या आपका बल्ज क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो दोनों साइड आपका क्या बन रहा है, हाई टाइड, ठीक है, और ऊपर आपका क्या, ऊपर नहीं लग रहा है, उस साइड क्या है, लो टाइड, ठीक है। अभी इस फोटो में ये दिखाना चाह रहा है कि अभी बाहर वाली साइड आपका हाई टाइड है और ऊपर वाली साइड आपका लो टाइड है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ऊपर वाली साइड ही लो टाइड होगा, जहां पर नीचे आपका हाई टाइड आया वहां पर भी आपका लो टाइड आएगा ना, बाद में आएगा कि नहीं आएगा भाई। इस जगह पे अगर हाई टाइड बना है, इस जगह पे हाई टाइड बना है, तो हमेशा थोड़ी इसी जगह पे हाई टाइड बनेगा, यहाँ पे लो टाइड भी तो आएगा ना बाद में, आएगा, क्योंकि जब रोटेशन होगा मून का, अर्थ का, तो उस किसी टाइम पे अगर यहाँ पे हाई टाइड बन रहा है तो बाद में लो टाइड भी तो आएगा ना, आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो जितना ज्यादा डिफरेंस हाई टाइड और लो टाइड के बीच का होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल रेंज, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टाइडल रेंज। टाइडल रेंज क्या है, मानो कि ये आपकी कोस्ट है, ये आपकी कोस्ट है, ठीक है, और हाई टाइड, जैसे अगर आपकी ये कोस्ट है, ये आपका क्या है, ओशन है, अगर हाई टाइड है तो पानी इधर आएगा कि इधर जाएगा, अगर ये आपकी कोस्ट है, यहां पर आपका ओशन है, आप यहां से ओशन की तरफ देख रहे हो, समझ आ रही है, नहीं आ रही, ऐसे बनाता हूं, ये है लैंड, ये है लैंड, और ये क्या है, ओशन है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ हाई टाइड है, तो हाई टाइड के टाइम पानी इधर जाता है कि इधर आता है, इधर आता है ना। हाई टाइड के टाइम क्या है कि नॉर्मल, मानो कि अगर आपका ये बीच है तो हाई टाइड अभी चल रही है तो पानी इधर तक आ गया, ऐसे बोलेंगे हम, ऐसे ही बोलते हैं। और लो टाइड में क्या बोलेंगे कि मानो बीच या नॉर्मल पोजीशन में यहाँ होता है, लेकिन अब पानी लो टाइड में इतना अंदर की तरफ चला जाता है ना, तो जो टाइडल रेंज है उसको क्या बोलेंगे, हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे, टाइडल
रेंज, उसको क्या बोलेंगे? टाइडल रेंज। बात समझ आई? और टाइडल रेंज, आप एक चीज देखो, टाइडल रेंज जो होती है ना, वो किसी जगह की ज़्यादा होगी या कम, वहाँ के ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? वहाँ की क्या, टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? जितनी ज़्यादा सरफेस एनक्लोज्ड होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा सरफेस एनक्लोज्ड होगी, ओपन कम होगी, जितनी ज़्यादा एनक्लोज्ड होगी उतनी ज़्यादा क्या होती है, टाइडल रेंज आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है? उतनी ज़्यादा आपकी टाइडल रेंज होती है। इसका मतलब कोई भी ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा एनक्लोज्ड हो, समझ रहे हो, ऐसे मतलब इसमें यहाँ से पानी जाता है, ठीक है, ऐसी ज़्यादा संकरी जगह, ज़्यादा एनक्लोज्ड जगह पे आपकी टाइडल रेंज भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो टाइडल रेंज वाली जगह है वो आपकी है बे ऑफ फुंडी, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है? क्या चीज़, क्या कह रहे हो आप? हाँ, मैं वो बताता हूँ आपको, ठीक है? ये आपका अर्थ है, ठीक है? तो बाहर की तरफ अगर आपका ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है तो एक, ये देखो, अगर ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये आपका क्या है, मून, तो यहाँ पर अगर आपका मून अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, ठीक है, तो ये जो चीज़ यहाँ ऑब्जेक्ट में बाहर की तरफ लगती है वो कौन सी फोर्स होती है? जो ऑब्जेक्ट में बाहर की तरफ फोर्स लगती है वो सेंट्रीफ्यूगल होती है या सेंट्रीपिटल होती है? अरे किसी को डाउट है तो बोल सकते हो, अगर कोई बोल रहा है सेंट्रीफ्यूगल होती है तो भी बोल सकता है। अगर ये आपका अर्थ है, अगर ये आपका अर्थ है और ये आपका क्या है, मून, ठीक है, तो मून इसको अपनी तरफ खींच रहा है ना, मून इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है? तो यहाँ का जो सारा पानी है उसको, उसकी फोर्स कहाँ लग रही है, बाहर की तरफ, उसकी फोर्स कहाँ लग रही है, बाहर की तरफ, ठीक है? तो अब क्योंकि इस एरिया की फोर्स बाहर की तरफ लग रही है तो बैलेंस करने के लिए एक फोर्स कहाँ लगेगी, यहाँ तरफ, है ना, इस तरफ, ठीक है? यहाँ पर एक फोर्स क्या लगेगी, इस तरफ, ठीक है? तो यहाँ पर अगर इस तरफ अगर सेंट्रीपिटल लग रही है तो यहाँ पर अंदर खींचने वाली जो फोर्स होगी वो क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है? तो सेंट्रीपिटल को बैलेंस करेगी आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसकी वजह से आपको दोनों जगह पे क्या देखने को मिल रहा है, बल्ज, ठीक है? दोनों जगह पे बल्ज दिख रहा है, दोनों ही जगह पर आपका क्या है, हाई टाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? तो नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जो टाइड होती है उसमें एनक्लोज्ड जो आपकी जितनी ज़्यादा एनक्लोज सरफेस होगा उतना ज़्यादा आपका टोपोग्राफी होगी एनक्लोज, उतनी ज़्यादा आपकी टाइडल रेंज वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये जगह है, आपको फोटो दिखा रहा है बे ऑफ फुंडी, इसको अगर आप अपने एटलस में मार्क करोगे तो आपको दिखेगा ये, जहाँ पर कनाडा है ना, तो कनाडा के राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा। मैं लाइट जलाता हूँ ज़रा, आप कनाडा का मैप खोलो। दिख रहा है? एटलस खोला आपने, कनाडा तक पहुंच गए, ठीक है? कनाडा में पहुंच गए तो आपको जहां लॉरेंशियन प्लेट्यू लिखा है उसके जस्ट आप नीचे आ जाओ, वहां लिखा है बे ऑफ फुंडी, लिखा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है? अपलाशियन माउंटेन के जरा ऊपर की तरफ जाओ थोड़ा सा, वहां लिखा है साइड में बे ऑफ फुंडी, दिख रहा है? दिखा कि नहीं दिखा? यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं यहाँ पर है, दिखे है? दिख रहा है कि मैं बताऊं कहाँ है? अगर आप पॉलिटिकल मैप खोलोगे, अगर आप पॉलिटिकल मैप खोलोगे तो जहां पर आप यूएसए की, आपको राइट हैंड साइड में वॉशिंगटन दिख रहा है, यूएसए का वॉशिंगटन दिख रहा है, वॉशिंगटन से ऊपर जाओ फिलाडेल्फिया,
फिलाडेल्फिया के आप ऊपर जाओ, बॉस्टन, बॉस्टन के ऊपर जाओगे तो वहां पे लिखा है बे ऑफ फुंडी, दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे। इधर नहीं, इधर नहीं, ये ना अमेरिका का वॉशिंगटन बोला, इधर से ऊपर है, ये है बे ऑफ फुंडी, ठीक है। नहीं लिखा है? लिखा है सब में कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर देख लो ना, ये फोटो देख लो यहाँ पर। नहीं लिखा है जिसके में वो फोटो देख सकता है। मैं आपको कोशिश करता हूँ किसी और मैप में दिखाने की। दिखाओ जरा आप एक बार अपना एटलस। अब में ये सेम है क्या दोनों? हाँ लाओ दिखाओ जरा। हाँ नहीं लिखा है इधर, इसमें नहीं लिखा है, ठीक है, इसमें नहीं लिखा है। आपको समझ आ गई ना वो जगह कौन सी, आप खुद से मार्क कर लो, ठीक है। ये वाली जगह है ना, यहाँ पर ये है ना, जो जहाँ आपका येलो अमेरिका खत्म हो रहा है और कनाडा का पर्पल वाला एज बन रहा है ना, वो बीच में एक बे बना रहा है, ठीक है, उसका नाम है बे ऑफ फुंडी, ठीक है। जिसकी फोटो ऐसी दिख रही है आपको, यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है ऐसा, ऐसा है वो, है ना। आपने एटलस में देखो वो थोड़ा ऐसा मुड़ा हुआ है, ऐसा है कि नहीं है? वो ऐसी वाली जगह जो है वो क्या है? बे ऑफ फुंडी, जहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है? टाइडल रेंज, जहाँ पर सबसे ज्यादा टाइडल रेंज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है? नोवा स्कोटिया आइलैंड, जो कि किसका है? जो कि किसका है? कनाडा का, ठीक है। नोवा स्कोटिया आइलैंड किसका है? कनाडा का, है ना। जो ये अलग से बल्ज निकला है साइड में, तो ये तो पार्ट उसका है ना, कनाडा का। पर्पल वाले रीजन में आ रहा है ना ये वाला, है कि नहीं? ये वाला रीजन किस में आ रहा है? जहाँ नोवा स्कोटिया लिखा है वो किस में आ रहा है? कनाडा में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? बे ऑफ फुंडी, जहाँ पर क्या है? सबसे ज्यादा टाइडल रेंज दुनिया में, सबसे ज्यादा, ठीक है। वैसे ही अगर, बस बंद करो, वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि आप इंडिया में बताओ जरा, कि गेस करो कि कहां पर होनी चाहिए इस ज्योग्राफी के हिसाब से, तो इंडिया में सबसे ज्यादा टाइडल रेंज कहां होनी चाहिए? बोलो बोलो। बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल तो बड़ा ज्यादा ही खुला है ना। बे ऑफ बंगाल में हो सकती, हाँ गुजरात में हो सकती है। गुजरात में कहाँ? गल्फ ऑफ खंबत, है ना, गल्फ ऑफ खंबत। अगर आप गुजरात का मैप बनाओगे तो ऐसा होता है कुछ ऐसा, फिर ऐसे करके, फिर ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा है। तो गल्फ ऑफ खंबत कहां पर है इसमें? ये वाला कौन सा है? ये गल्फ ऑफ कच्छ है ना। तो गल्फ ऑफ खंबत क्या है? नीचे होता है ना। फोटो से देखने की कोशिश करते हैं कि गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबत में कैसे, ये एरिया आपको दिख रहा है, वो वहां पर दिख रहा है, गल्फ ऑफ खंबत दिख रहा है। ऊपर वाला आपका क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ। नीचे वाला क्या है? गल्फ ऑफ खंबत। तो इंडिया देखो एकदम रिलेटिवली सिमिलर दिखने में जगह है, जैसे आपकी ये बे ऑफ फुंडी थी, है ना, एकदम वैसी है दिखने में, है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो टाइडल रेंज होती है वो कहां पर होती है? गल्फ ऑफ खंबत के अंदर, ठीक है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन किसी आपके एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक बात है, ठीक है। और आप एक चीज देखो, ये गल्फ ऑफ खंबत में आपकी एक इंपॉर्टेंट, गल्फ ऑफ खंबत में आपकी एक इंपॉर्टेंट सिटी है गुजरात की, जिसका नाम क्या है? गल्फ ऑफ खंबत। अगर आपको जैसे ही दिमाग में गल्फ ऑफ खंबत आता है तो गुजरात की एक सिटी होती है जिसका नाम आपको ध्यान में आना चाहिए, सूरत, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबत की जो सबसे इंपॉर्टेंट गुजरात की सिटी है वो क्या है? सूरत, ठीक है। वो क्या है? सूरत, ठीक है। और सूरत आप एक बारी लोकेशन देखो जरा, थोड़ी आपको बात बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोकेशन देखो, क्या दिख रहा है? सूरत दिख रहा है। और सूरत क्या है? पोर्ट सिटी है। सूरत क्या है? पोर्ट सिटी, है ना। और जब आपका मराठा एम्पायर स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है, बिफोर द मराठा एम्पायर, सूरत जो थी वो एक बहुत बड़ी सिटी होती थी, ठीक है, बहुत ही बड़ी सिटी होती थी। एक तो क्या है? पोर्ट सिटी है, ठीक है। मुंबई भी क्या है? पोर्ट सिटी है, ठीक है। तो एक तो सूरत को क्या फायदा था कि वो पोर्ट सिटी थी, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फायदा, ऊपर से वहां पे रिच गुजराती मर्चेंट्स वगैरह, ठीक है, तो एक्सपोर्ट। और ऊपर से सूरत किसके लिए फेमस है? डायमंड कटिंग के लिए, आपको बताया मैंने, और वो तो पुराने से चलता आ रहा है, ठीक है।
ठीक है। और वहाँ पर अच्छे खासे जो मर्चेंट होते हैं, ठीक है, मारवाड़ी लोग, ठीक है, वो क्या स्पाइसेस का ट्रेड करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। शिप बिल्डिंग आपने पढ़ी होगी कि आपको गुजरात में शिप बिल्डिंग भी दिखती थी, ठीक है। जब आप देखते हो कि हाउ ब्रिटिशर्स सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड द नेटिव इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ आती है, सबसे पहले आप देखते हो कि हैंडीक्राफ्ट जो था या उसको उन सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। पहले आप पढ़ते हो एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय किया, फिर आप बोलते हो कि जो हमारी नेटिव जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह था उसको डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। फिर आप एक चीज़ होती थी इंडिया में शिप बिल्डिंग, ठीक है, शिप बिल्डिंग इंडिया में पहले की जाती थी और उसको भी उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। तो वो भी एक यहाँ पर है। फिर बताने की चीज़ क्या है कि सूरत एक टाइम पे बहुत बड़ी आपकी मुंबई से भी बड़ी सिटी होती थी, ठीक है, मुंबई से भी बड़ी सिटी होती थी, ठीक है। तो बाद में जब आपका मराठा एम्पायर आएगा, और देखो मराठियों के लिए शिवाजी महाराज हो सकते हैं कि बहुत बड़े उनके आइडल हो, है ना, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपने देखा होगा कि उसमें दो टाइप के वो टैक्स लगाते थे, है ना, एक था चौथ और एक था सरदेशमुखी। याद है आपको? कुछ याद है? आपने कभी पढ़ा है? चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मराठा एम्पायर धीरे धीरे करके एक्सपैंड होगा, ठीक है, अभी मतलब ज्योग्राफी है ना, तो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना पड़ता है, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे धीरे धीरे करके आपका मराठा एम्पायर एक्सपैंड होगा, तो वो ये सारा गुजरात भी एरिया उसके अंदर आएगा, है ना। ऊपर से आप देखोगे तो एमपी वाला एरिया भी आएगा, नीचे से आप देखोगे तो हैदराबाद को छोड़ देंगे नीचे, और नीचे भी जाएगा जहाँ हैदर अली वगैरह रहेंगे, मैसूर वाला एम्पायर, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मुंबई को ग्रेट बनाने के लिए भी जो है बाकी सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ की प्लंडरिंग की गई है ना। तो आप अपनी हिस्ट्री की बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा होगा कि शिवाजी महाराज ने मतलब 100 से ज़्यादा बार जो है सूरत पे अटैक करके वहाँ की सिटी को डिस्ट्रॉय करके वहाँ की वेल्थ को उठाकर जो है मुंबई में लेकर आए थे, ठीक है, जिसकी वजह से आज मुंबई इतनी बड़ी सिटी है, या फिर उस टाइम पुणे में जो है गढ़ होता था मराठा एम्पायर का, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा बताने की कोशिश कर रहा था कि सूरत जो थी एक टाइम पे उसकी बहुत उसका इतिहास है, ठीक है, ठीक बात है। और नीचे ही आपको दिख रहा है एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम क्या है, दमन और दादरा एंड नगर हवेली, जो कि दमन इधर है, तो दीव दिख रहा है आपको, कहां पर है? दमन एंड दीव होता है ना, दीव दिखता है आपको कहां है? इसमें दीव दिख रहा है कहीं? कहां? इस एटलस में दीव है? हाँ, आप देखो कि ये आपकी दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, इनको मिक्स कर दिया, शायद एक यूनियन टेरिटरी बन गई है ना। चलो ठीक है, तो ये फोटो आपने देख ली, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट चीज कि टाइड हमारे पास है, तो उसमें से हम किस चीज़ का हार्नेस कर सकते हैं? टाइडल एनर्जी, ठीक है, वहाँ से भी हम बिजली का निर्माण कर सकते हैं। क्यों? वेव्स अगर आ ही रही हैं पानी लेकर, ठीक है, तो उसके फ्लो से हम टरबाइन को मूव करवा सकते हैं, और टरबाइन जैसे ही मूव करेगा तो आपके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा सकता है ना। जैसे आप नॉर्मल हाइड्रो जो आपके इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं उसमें भी तो आप स्टोर जो वाटर होता है उसको ऊपर से गिराते हो ताकि आपकी टरबाइन मूव करे, ठीक है। और अगर आप सीधा ही वेव का इस्तेमाल करोगे और चलते हुए पानी को आप टरबाइन के ऊपर घुमाओगे तो उससे क्या होगा, टरबाइन आपकी घूमेगी और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको अलग से एक फोटो दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे नीचे अगर है कहीं तो मैं दिखाता हूँ, ये वाली फोटो है वैसे तो। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? तो होता क्या है, आप समझने की कोशिश करो कि जैसे ही आपका मतलब जहाँ पर आपकी कोस्ट होगी, कोस्ट से थोड़ा पहले जहाँ पर आपको ये टाइडल रेंज देखने को मिल रही है, ठीक है, एकदम आप बिल्कुल समंदर के अंदर तो नहीं लगा सकते ना, ठीक है। तो कोस्ट के पास जहाँ पर कोई एरिया होगा जहाँ पर आपको ये हाई टाइड, जहाँ पर ये टाइडल रेंज ज़्यादा होगी, पहले तो क्या है टाइडल रेंज ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो एक बारी बहुत सारा पानी आएगा और वापस, तो एक बारी जब आएगा वो कोस्ट की तरफ जब आएगा तब भी वो टरबाइन को घुमाएगा, और वापस जब जा रहा होगा दूसरी साइड से भी घुमाएगा। तो इसका मतलब जहाँ टाइडल रेंज ज़्यादा होगी वहाँ पर इसका ज़्यादा काम होगा, ठीक है, या फिर जहाँ पर अच्छी खासी टाइड्स चलती हों, ठीक है, वहाँ पर आपकी टाइडल एनर्जी जो है ज़्यादा आप हार्नेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये फोटो क्या है, ये फोटो आपको दिखा रही है कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर
वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर जो है टाइडल एनर्जी का आप हार्नेस दुनिया कर रही है, ठीक है। तो जैसे फ्रांस हो गया, ठीक है, जैसे यूके हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर इस एरियाज में जो है काफ़ी ज़्यादा आपकी, या जैसे कनाडा हो गया, तो सबसे पहले आप पढ़ो, ठीक है, कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया, द बे ऑफ फुंडी, है ना, लिखा है, मैं बड़ा कर देता हूँ, लिखा है, Canada, British Columbia, the Bay of Fundy and the St. Lawrence Seaway are some of the world's best tidal current resources and are close to significant electricity demand. ठीक बात है, ठीक है। अभी हमने कनाडा में देखा, ठीक है, उसके नीचे आपको यूएसए दिखा रहा है, अलास्का, वॉशिंगटन, वो वाला एरिया दिखा रहा है। फिर यूके के बारे में बात हुई तो वो साइड में बीच में यूके के बारे में लिख रहा है, लिखा है, बीच में यूके के बारे में लिखा है, वहां पे लिखा है कि कंसंट्रेटेड इन द फार नॉर्थ ऑफ स्कॉटलैंड और ऑर्कनी आइलैंड्स, ठीक है। तो और इंडिया को, इसको और छोटा करूंगा तो साइड में वो इंडिया का भी छोटा सा लिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है इंडिया के बारे में, दिख रहा है, वहाँ लिखा है गल्फ ऑफ खंबत के बारे में, इस फोटो में इतना सही है, ठीक है। तो टाइडल एनर्जी का भी सेम जियोथर्मल एनर्जी वाला हिसाब है, ठीक है। हर जगह आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, उस प्लांट का आप हर जगह इंस्टॉलेशन नहीं कर पाओगे। जहाँ आपको लगेगा कि टाइडल रेंज अच्छी है, यहाँ पर हमें फायदा भी होगा, लगाने का फायदा होना चाहिए, ठीक है, लगाने का फायदा होना चाहिए। तो फायदा होगा तो जैसे सोलार आप पैनल लगाते हो, ठीक है, तो जिस जगह पे बहुत सारे बारिश होती है या फिर क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे सोलार जो पैनल होते हैं, रूफ टॉप पैनल, उनका लगाने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है, ठीक है ना। वैसे ही आपकी स्पेसिफिक लोकेशंस होंगी जहाँ पर आपकी जियोथर्मल एनर्जी होती है और जहाँ पर आपकी टाइडल एनर्जी जो है आप हार्नेस कर सकते, ठीक है। कोई इसमें डाउट, कोई डाउट है तो बताओ। इसमें नॉर्मल है, जैसे एक आपने बड़ा सा स्ट्रक्चर रखा और उसके नीचे ही आपने क्या है, टरबाइन के फैन लगाए होते हैं, ठीक है। जैसे एक बार ही जाएगा तो उस टाइम वो टरबाइन को, उसके फैंस को मूव करेगा, है ना, पानी अपनी वेव से उसके फैन को मूव करेगा, ठीक है। एक बार करेगा, धीरे धीरे करके, ऐसा थोड़ी है कि एक बार ही टाइड आती है तो बस ऐसे सारी की सारी टाइड शोर पे चली गई और एक बारी में वापस चली, ठीक है। वेव्स की फॉर्म में टाइड भी तो वेव की फॉर्म में चलती है ना। टाइड जब चलती है, हाई टाइड या लो टाइड, इंडिविजुअल पार्टिकल तो अपना, मैंने आपको बताया ना, सर्कुलर मोशन से ही चल रहा है, तो आएगी तो वेव की फॉर्म में ही ना, एक तो आएगी, जैसे धीरे धीरे करके आ रही है तो आएगी, एक बारी घुमाएगी, फिर कंजिक्यूटिव आती रहेंगी, ठीक है, तो वो चलता रहेगा यहाँ से, फिर वापस जाएगी, तो हाई टाइड और लो टाइड दोनों में ही वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ये चीज़ थी टाइडल एनर्जी और टाइडल रिसोर्स। टाइडल रिसोर्स मतलब यहीं से आप जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एक टॉपिक है, ये फोटो आपको क्या दिखा रही है, तो देखते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे सुनो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ओशन की सैलिनिटी कैसी होती है और मीन सैलिनिटी क्या होती है, ओशन का टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि ओशन का टेम्परेचर इक्वेटर में ओशन का टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू ओशन का टेम्परेचर इन ट्रॉपिक्स, ठीक है। ट्रॉपिक्स मतलब इक्वेटर से थोड़ा ऊपर, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर। तो ये बात आपको सुनने में ठीक लग रही है या गलत लग रही है? अगर मैं आप बोलूँ कि द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, जैसे सेम ओशन, जैसे पैसिफिक ओशन या फिर अटलांटिक ओशन, उसका वाटर का अगर आप टेम्परेचर देखो अलोंग द इक्वेटर और उसी ओशन का आप टेम्परेचर देखो अलोंग द ट्रॉपिक्स, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी जगह पे ओशन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कौन सी जगह कम होगा? ट्रॉपिक पे ज़्यादा होगा। ट्रॉपिक पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? ठीक है, और कुछ कहना है ना? यही है नॉर्मल, पहले भी मैंने आपको बताया था, है ना। मैंने क्या कहा था, इक्वेटर पे क्या होता है, हीट, पूरा दिन हीट पड़ती है ना, उसकी वजह से बहुत सारे क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उससे क्या होती है, बारिश होती है, तो रेगुलर पानी जो है आपका आता रहेगा, है ना, रेगुलर पानी आता रहेगा, इंटरमिक्सिंग होती रहेगी, उससे बड़ी सारी चीज़ें होती, तो पानी क्या है आपका टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहता है। दूसरा क्या, क्योंकि इक्वेटर पे बहुत सारा इवेपोरेशन हो रहा है, बहुत सारे क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है, तो वो डायरेक्ट सनलाइट को भी आने नहीं दे रहा है अंदर, है ना। अगर दिन में सूरज निकला है और इवेपोरेशन हुई और वहाँ पर बहुत सारे क्लाउड की फॉर्मेशन हुई, तो दिन जब चढ़ा था तब तो धूप थी, जैसे ही आपकी 12-1 बजेगा तो क्या होगा, क्लाउड कवर हो जाएगा, तो उसके बाद जो है सन की रेडिएशन नीचे नहीं आएंगी, ठीक है।
तो ओशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि बहुत लेट से गर्म होता है और लेट से ठंडा होता है, ठीक है। और लैंड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर दिन स्टार्ट हुआ है आपका तो एकदम सुबह चढ़ते ही आपका जो है पानी गर्म नहीं होता है ना। ओशन का जो अगर आप मैक्सिमम टेम्परेचर देखोगे पूरे दिन का कब होता है, वो तो शाम आने तक वो गर्म होता है, ठीक है, ठीक है। शाम आने तक वो क्या होता है, गर्म, फिर धीरे धीरे करके वो ठंडा भी होता है, ठीक बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर आप बोलोगे कि लैटिट्यूडनल वेरिएशन, कॉपी में लिखो एक चीज, देखो मैं बता रहा हूँ, लिखो लैटिट्यूडनल वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ ओशंस, लैटिट्यूडनल वेरिएशंस इन द टेम्परेचर ऑफ द ओशंस, लैटिट्यूडनल वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ द ओशन, ठीक है। तो आप लिखो कि the ocean water of both Pacific and Atlantic Ocean, the ocean water of both Pacific and Atlantic Ocean is higher in the tropics, as compared to the equator, और ट्रॉपिक्स में आपको पता है कि क्लाउड कवर नहीं होता है ना, ट्रॉपिक्स में आपका क्लाउड कवर कम होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर, ठीक है। ट्रॉपिक्स में आपका क्लाउड कवर कम होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर, इसलिए धूप ज़्यादा पड़ती है, धूप ज़्यादा पड़ेगी तो क्या होगा, खूब जो है आपका पानी ओशन का गर्म होगा, ठीक है, ठीक है। और ऐसा क्या है, क्यों हो रहा है, बस थोड़ी देर के बाद क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे और वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती रहेंगी, हाँ, ठीक है, ठीक बात है। सेकंड चीज देखो, एक तो ये टेम्परेचर में आपको क्या पता चला, लैटिट्यूडनल वेरिएशन, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, टेम्परेचर ओशन का अगर वो ओपन ओशन है और क्या है, एनक्लोज्ड ओशन है, ठीक है, या फिर एनक्लोज्ड वाटर बॉडी है या फिर ओपन वाटर बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब आप देखो आपका पैसिफिक ओशन है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप देखो आपका पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन आप देखो कि पूरा का पूरा क्या है, एक टाइप से ओपन है ना। पैसिफिक ओशन क्या है, एक टाइप से पूरा का पूरा ओपन, ठीक है। उसके कंपैरिजन में आप अटलांटिक ओशन देखोगे तो हाँ वो भी ओपन है, ठीक है। जैसे जैसे चलते आप आ जाओगे, जैसे मेडिटेरेनियन सी, मैं अगर आपको आप अपनी यहाँ फिर एटलस खोलो या फिर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप आ जाओ मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। तो ये क्या है, पार्शली एनक्लोज्ड सीज, ये क्या है, पार्शली एनक्लोज्ड सी, ठीक है। तो आप देखो जो भी पार्शली एनक्लोज्ड सी होगा वहां पर आपका क्या होगा, इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। गर्म पानी ठंडे पानी के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो उसका सेम लैटिट्यूड में ही अगर मैं इसी लैटिट्यूड को पकड़ूं जहां पर आपका मेडिटेरेनियन सी है और इसी लैटिट्यूड में बाहर आप निकल जाओ, यहाँ से जिब्राल्टर से बाहर निकल जाओ और सेम लैटिट्यूड का आपका जो अटलांटिक ओशन होगा उसका सेम लैटिट्यूड में टेम्परेचर जो है मेडिटेरेनियन सी का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अटलांटिक ओशन, क्योंकि अटलांटिक ओशन में आपकी इंटरमिक्सिंग हो रही है ड्यू टू द ओशन करंट्स, जबकि यहाँ पर आपकी इंटरमिक्सिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपकी एनक्लोज्ड या फिर पार्शली एनक्लोज्ड सीज, ठीक है, या फिर वाटर बॉडी होगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ओपन सी। तो दो चीज़ें पता चली, ठीक है, दो चीज़ें क्या पता चली कि ट्रॉपिक्स का जो ओशन का पानी होता है वो गर्म होता है इक्वेटर से, और दूसरा पार्शली एनक्लोज जो सी होते हैं वो भी गर्म होते हैं एज कम्पेयर टू, पार्शली एनक्लोज सी जो होते हैं वो गर्म होते हैं एज कम्पेयर टू सेम लैटिट्यूड में। ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है कि पार्शली एनक्लोज सीज आर वार्मर देन नॉर्मल, ऐसे नहीं, पार्शली एनक्लोज सी आर वार्मर देन द सेम वाटर जो कि उसी लैटिट्यूड में, इन द सेम लैटिट्यूड, ठीक है। सेम लैटिट्यूड में अगर आपकी कोई पार्शली एनक्लोज सी है और सेम ही लैटिट्यूड में अगर आपकी वही कोई और वाटर बॉडी है, तो सेम लैटिट्यूड में होने के बावजूद भी आपका पार्शियल एनक्लोज सी जो है वो गर्म रहेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि लैटिट्यूड से ही तो हम नापने की कोशिश करेंगे ना कि कौन सा ट्रॉपिक है, कौन सा इक्वेटर है, कौन सा टेम्परेट है कि नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब सेम लैटिट्यूड में होने के बावजूद पार्शियली एनक्लोज सीज आर वार्मर बिकॉज देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ वाटर, ठीक है। एक बार जरा इस फोटो का हम जूम करते हैं।
वहाँ पे आपको साइड में देखो दिख रहा है, साइड में क्या दिख रहा है, एटलांटिक ओशन दिख रहा है, साइड में दिख रहा है एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन से अगर आपको एंटर करना है कहाँ, मेडिटेरेनियन सी के अंदर, तो सबसे पहला स्ट्रेट आपका क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ना, मैंने आपको बताया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को आप क्रॉस करोगे, एंटर करोगे सबसे पहले, तो आप जैसे ही एंटर करोगे तो एक सी है जिसका नाम क्या है, ठीक है, एंटर करते ही आपकी एक सी आएगी, ठीक है, एंटर करती है आपकी एक पहले नंबर की सी जिसका नाम क्या है, एल्बोरन सी, ठीक है, और उससे आप आगे जाओगे तो आपकी एक बेलरिक सी है, और बेलरिक सी में आपके क्या है, बेलरिक आइलैंड्स, ठीक है, क्या है, बेलरिक आइलैंड्स, और बेलरिक आइलैंड से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको दिखा एक जगह जिसका नाम है कॉर्सिका, और वो सार्डिनिया जो आपने पढ़ा है इटली का पार्ट है? सार्डिनिया किसका पार्ट है, इटली, वो कॉर्सिका तो किसका पार्ट है, कॉर्सिका किसका पार्ट है, किसका है, चलो छोड़ो, ऊपर आपको वो दिख रही है एक छोटी सी कंट्री जिसका नाम क्या है, मोनाको। अभी वो मोनाको से आप याद करो कि वो मोनाको आपने कहाँ पढ़ा है, ऊपर वो छोटी सी कंट्री दिख रही है मोनाको, याद करो कहीं पर पढ़ी है, हमने पढ़ी है मोनाको, हमने किसी दिन पढ़ी थी, उधर क्या था, एल्प्स थे, है ना, मोनाको में क्या था, एल्प्स थे, ठीक है। फिर आप नीचे की तरफ आते जाओगे तो यहाँ पे आपको सिसिली दिखेगा, इटली का, ऊपर एड्रियाटिक सी दिखेगा, आयनियन सी दिखेगा, माल्टा, एजेंट सी, ठीक है। फिर आपको अगर मेडिटेरेनियन सी से कहाँ जाना है, ब्लैक सी के अंदर, तो कौन से स्ट्रेट को पास करना पड़ेगा, अगर आपको ब्लैक सी, अगर आपको जाना है अपना मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी की तरफ, कहाँ जाना है, मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी की तरफ जाना है, तो कौन सा स्ट्रेट आ रहा है बीच में, कौन सा, बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट से पहले एक छोटा और स्ट्रेट आ रहा है, डार्डेनलीज स्ट्रेट दिख रहा है, डार्डेनलीज स्ट्रेट दिख रहा है आपको, जो कि आप इधर देखो जिसकी साइड में क्या आपके टर्की है। तो जब वापस से हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको एक हिस्ट्री की स्टोरी सुनाऊंगा छोटी सी इस स्ट्रेट के बारे में, ठीक है, इस स्ट्रेट के बारे में। और ऊपर है आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट, और बॉस्फोरस स्ट्रेट के आपके ऊपर है ब्लैक सी, और ये डार्डेनलीज स्ट्रेट और सी ऑफ, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट के बीच में जो इनक्लोज जगह है वो है आपका सी ऑफ मरमरा, ठीक है, वो क्या है आपका सी ऑफ मरमरा। तो अभी चलो बाद में लिख लेना, नहीं तो मतलब थोड़ा ऐसा मेमोराइज करने की कोशिश करो कि बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्डेनलीज स्ट्रेट के बीच में जो इनक्लोज बॉडी है उसको बोलते हैं सी ऑफ मरमरा, जो कि टर्की के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे है, जो कि टर्की के नॉर्थ और वेस्टर्न साइड पे है कि नहीं है, नॉर्थ हो गया और वेस्टर्न हो गया ना ये टर्की का, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्शन टाइप का सवाल भी यूपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि टर्की के ये राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, कहाँ पर है, ठीक है, ठीक बात है। तो ये चीज आपकी ये मैप में आपको दिखा देता है। ठीक है, फिर एक चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं, एवरेज ओशन सैलिनिटी। एक चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं, एवरेज ओशन सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब क्या है, डिजॉल्व सॉल्ट आपके जितने भी हैं पानी के अंदर, ठीक है, तो उसको हम नापते हैं और उसको क्या बोलते हैं, पानी के अंदर की सैलिनिटी, ठीक है, ओशन वाटर की सैलिनिटी। यहाँ पर आपके पीएसयू में दिखा है, वैसे बुक में आपके पीपीटी में लिखा होगा, ठीक है, पार्ट्स पर 1000 पीपीटी में दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया प्रैक्टिकल सैलिनिटी यूनिट पीएसयू, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से आप पकड़ोगे तो एवरेज जो ओशन की आपकी सैलिनिटी होती है वो कितनी होती है, 34.7 PSU, ठीक है। एवरेज आपके ओशन की सैलिनिटी क्या होती है, 34.7 PSU। इसको भी आप थोड़ा जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कॉपी में लिख लो, ठीक है। अभी ओशन में सैलिनिटी है तो मतलब क्या है, बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट जो है आपके ओशन पानी में है, ठीक है। अभी सबसे ज्यादा जो सॉल्ट आपको ओशन के पानी में मिलता है वो होगा कौन सा, सोडियम के सॉल्ट, है ना, सोडियम के सॉल्ट, ठीक है, सोडियम और क्लोराइड, ठीक है। इसीलिए आप क्या है, ओशन के पानी से या समंदर के पानी से क्या नमक बनाते हो, ठीक है, ठीक है। तो जो सोडियम और क्लोराइड है वो आपको बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में आपके ओशन के वाटर में देखने को मिलता है, ठीक है। तभी आप उसमें से उसको सुखाते हो और क्या बनाते हो, नमक, ठीक है। अब एक और चीज देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज, उसको आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसको भी लिखोगे। अभी आपको मैंने क्या बताया, टेम्परेचर के बारे में बताया, ठीक है, कि टेम्परेचर कौन से ओशन का कैसा होगा बताया। अभी सैलिनिटी के बारे में बताया, और सैलिनिटी आपको पता है कि उसमें अलग अलग टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं, जैसे सोडियम का सॉल्ट, ठीक है, जैसे कैल्शियम, ठीक है, और
पोटेशियम क्लोराइड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, जितना ज्यादा पानी ठंडा होगा, जितना ज्यादा पानी ठंडा होगा उतनी ज्यादा उसकी सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन वाली या फिर सॉल्ट होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। जितना ज्यादा पानी ठंडा होगा उतनी उसकी सॉल्ट होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, ठीक है। जबकि एक टाइप से बोलो डाइकोटमी या आयरनी, ठीक है, कि हमने क्या पढ़ा है कि जो ठंडा पानी होता है उसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, ठंडे पानी की सैलिनिटी ज़्यादा। जबकि जो मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ ये क्या है, जैसे अभी सर्दियाँ हैं, है ना, अभी सर्दियाँ हैं, अभी आपका क्या करें, नींबू पानी पीने का मन, ठीक है, तो आप अभी ठंडा ग्लास पानी का निकालोगे, उसमें आप क्या लोगे, चीनी घोलोगे, नहीं घुलेगी, नहीं घुलती ना। फिर मम्मी क्या बोलती है, भाई थोड़ा गर्म पानी ले, उसमें चीनी घोल अलग से, फिर उसमें बना, फिर बनेगा, है ना। तो जो ठंडा पानी होता है उसमें सॉल्ट हो, शुगर हो, कोई भी चीज़ हो, वो एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। पानी जितना गर्म होता है उतनी उसकी सॉल्ट होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। पानी एक्सपैंड होता है, पानी की सॉल्ट होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। बात समझ आई। तो कहने का मतलब कि जिस ओशन का टेम्परेचर कम होगा, जहां पर पानी ठंडा होगा, वहां पर सैलिनिटी क्या होगी, सॉल्ट होल्डिंग कैपेसिटी उस जगह की क्या होगी, सॉल्ट होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, वहां की कम होगी। जहां पर पानी ठंडा वहां की सॉल्ट होल्डिंग कैपेसिटी कम, जहां पर पानी रिलेटिवली गर्म उसकी सॉल्ट होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा, ठीक है। नॉर्मली प्रैक्टिकली भी आपको समझ आ रहा है घर पे, है ना। सर्दियों के टाइम पे अगर आप घर पे जाओ, अभी चिल्ड वाटर में आप कुछ भी घोलोगे, चीनी वीनी नमक, ठीक है, नहीं घुलती, ठीक है। आप उसको गर्म करते हो फिर उसको घोलते हो, ठीक है। तो वाटर की प्रॉपर्टी, ठीक बात है, समझ आ गया। तो एक ये चीज़ थी सैलिनिटी ऑफ वाटर, जिसको बोलते हैं एवरेज सैलिनिटी। और ये एवरेज सैलिनिटी एक्चुअल में जो आपका एटलांटिक ओशन है ना, जो आपका क्या है, एटलांटिक ओशन, ये एटलांटिक ओशन की सैलिनिटी है। ये 34.7 PSU जिसको आपका बेस माना गया है, जिसको आपका स्टैंडर्ड एवरेज सैलिनिटी मानी गई है, ये एक्चुअल में आपकी एटलांटिक ओशन की सैलिनिटी है। ये एक्चुअल में क्या है, ये क्या है, हाँ मैं अभी बस आ रहा हूँ, ये क्या है, एक्चुअल में आपकी एटलांटिक ओशन की सैलिनिटी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पानी आपके किसी छोटे, जितना ज़्यादा सॉल्ट आपके कम पानी में होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा सॉल्ट कम पानी में आप डालोगे तो उतना ज़्यादा डेंसर वो बन जाएगा, है ना, उतना ज़्यादा डेंसर वो बन जाएगा, और उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, उस पर आप कुछ भी रखोगे तो डूबेगा नहीं, क्या करता है, फ्लोट, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट जो आप अभी बोल रहे हो, डेड सी हो गया, ठीक है, जैसे लेक वान हो गया, ये सारे क्या, इनकी सैलिनिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, 300 के ऊपर की सैलिनिटी है। इसीलिए लोग इसमें जब भी जाते हैं, जिसको स्विमिंग करना नहीं आती, वो वहाँ लोग वहाँ पे तैर रहे होते हैं, जिसकी फ़ोटो भी मैं आपको, फोटो क्या देखनी है आपको पता है, ठीक है, देख लेना आप, ठीक है। जिसमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होगी, जैसे क्या है, जैसे आपका डेड सी है, डेड सी सारी जगह से बंद है, डेड सी की आपको लोकेशन दिखाते हैं, देखो दिख रहा है, डेड सी है ना, एकदम इनक्लोज्ड है, ठीक है। तो पानी इसका एकदम इनक्लोज्ड है। और आप ये देखो कि छोटी वाटर बॉडी है ना। अगर बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है और फिर सैलिनिटी अगर मतलब पानी आप डालते भी रहते तो क्या होता, फिर फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि एक तो वाटर बॉडी बहुत इनक्लोज्ड है, छोटी वाटर बॉडी है ना, तो उसकी सैलिनिटी क्या है, ज़्यादा। और मतलब क्योंकि इसकी सैलिनिटी ज़्यादा है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, तैर पाते हैं, यहाँ पे लोग तैर पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, जैसे डेड सी का एग्जाम्पल, ठीक है। और ये आप यहाँ पर लिख लो, एवरेज सैलिनिटी कितनी है, 34.7 PSU, ठीक है। तो यहाँ तक जितनी भी ओशन से रिलेटेड मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वो यहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक है। तो आप घर पे जाओ, घर पे आप जाओगे तो आप चैप्टर खोलना अपनी बुक का, या फिर अपना जो ये आपको नोट्स मिले हैं, ठीक है, नोट्स में आप ओशनोग्राफी वाला चैप्टर खोलना, और उसमें आप ये जो सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं उसको आप एक बारी घर पे जाके रीड कर लेना, ठीक है। रीड करना, अगर आपको कोई डाउट लगेगा आप मुझे आके पूछो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट उसमें लगेगा कि ये वाला डाउट है, ये डाउट है, आप नेक्स्ट डे आके मुझे पूछो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या खत्म हो रहा है, चैप्टर ओशनोग्राफी। चैप्टर कौन सा खत्म हो गया, ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी यहाँ पे खत्म। और नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन ऑफ ज्योग्राफी, जिसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन ऑफ ज्योग्राफी
जिसको क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट। ठीक है, तो मैं पानी पी लेता हूँ। आप घर पे जाना, ठीक है, ओशनोग्राफी से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो भी डायग्राम्स आपको आपके अपने नोट्स में मिलेंगी, उसको आप एक पे घर पे जाके उसको रीड कर लेना। ठीक है, हो सकता है 2-3 चीज़ें ऐसी हों जो कि मिस हो गई हों, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है अभी हाथ में, तो उसको आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो घर पे जाके। ठीक है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर की वो मैंने आपको बता दी। इतनी इन्फॉर्मेशन से कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट जो उस बुक में लिखा होगा वो इजीली आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी में हमें पढ़ना है किसके बारे में, क्लाइमेटोलॉजी में हमें पढ़ना है क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, कि आपके जो अर्थ है उसका क्लाइमेट कैसा होता है। ठीक है, अर्थ का क्लाइमेट कैसा होता है। तो अर्थ के क्लाइमेट को जानने के लिए सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, वापस से जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। तो ये चैप्टर शायद आपकी बुक में स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर होगा शायद, है ना। तो जब आपके अर्थ का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, हमने पढ़ा कि वो पूरा नेबुलर थ्योरी, किसकी, लैप्लास की नेबुलर थ्योरी। और नेबुलर थ्योरी से आपने देखा कि अर्थ क्या थी, बहुत गर्म थी, धीरे धीरे उसका ठंडी हुई, धीरे धीरे करके ठंडी हुई। ठीक है, हैवी मेटल जो थे वो कहाँ चले गए, कोर के अंदर। ठीक है, और जो लाइटर एलिमेंट थे वो सरफेस पे आ गए। और लाइटर जो होगी, गैस होगी, वो क्या करेगी, एस्केप हो जाएगी। गैस क्या करेगी, एस्केप। तो स्टार्टिंग में आपका जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था उसमें क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम। और हाइड्रोजन हीलियम, क्योंकि आपकी बुक में सारी चीजें दी हैं, ठीक है, नॉर्मल सी स्टोरी है सुनने वाली, बस सुनो कि हाइड्रोजन हीलियम क्योंकि लाइटर होती है तो वो एस्केप कर जाएंगी और बाकी और भी गैसेस निकलेंगी। ठीक है, और भी गैसेस निकलेंगी। और उस टाइम क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि गरम गरम है ना, अभी अंदर का सामान सारा क्या है, गरम। ठीक है, तो एनर्जी उसको रिलीज करनी है, एनर्जी उसको रिलीज करेगी, एनर्जी रिलीज करेगा तभी ठंडा होगा। ठीक है, तो सारी गैसेस जो है वो बाहर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी बाहर की तरफ आ रही है, वाटर वेपर्स जो है वो भी बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो वाटर वेपर बाहर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। वाटर वेपर बाहर आएंगे अगर, तो उससे क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। अगर वाटर वेपर बाहर निकलेंगे, ऊपर जाएंगे, ठंडे होंगे, कंडेंस होंगे, क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे तो बारिश भी होगी। ठीक है, तो जैसे बारिश होगी उसकी वजह से क्या होगा, आपके एटमॉस्फेयर में स्टार्टिंग के टाइम पे जब अर्थ बनी थी तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज था वो बहुत ज़्यादा था। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इतना ज़्यादा था कि अर्थ रहने लायक नहीं थी। ठीक है, तो क्योंकि वाटर वेपर भी निकल रहे थे और उससे ऊपर जाके क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि बहुत सालों तक अर्थ पे क्या होती रही, बारिश। ठीक है, और बहुत सालों तक जब बारिश होती रही उसकी वजह से सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजॉल्व होकर सारा कहाँ चला गया, ओशन के अंदर। कहाँ चला गया, ओशन के अंदर। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो कितना बचा, 0.03% आपका CO2 का परसेंटेज, जो कि आपके एयर के अंदर या बोले हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बचा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा कि भाई स्टार्टिंग के टाइम पे आपके अर्थ पे ऑक्सीजन भी नहीं थी, है ना। स्टार्टिंग के टाइम पे अर्थ पे ऑक्सीजन भी नहीं थी, और ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिली, कहाँ से मिली, ऑक्सीजन कहाँ से आई अर्थ के ऊपर, ओशन से। ओशन में कहाँ से आई, मतलब वाटर। अर्थ पे ऑक्सीजन कहाँ से आई थी, वाटर। वाटर से मतलब H2O, तो उसका O निकाल लिया हमने, मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो आप ऐसा कहना चाह रहे हो। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन तो है भी नहीं H2O, H2O के तो पानी का ही मॉलिक्यूल है O, है ना। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन तो कुछ और होती है ना। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या सेम होती है H2O की तरह। H2O तो वाटर के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वो है फॉर्मेशन, है ना, कि 2 हाइड्रोजन के एटम में एक ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, अरे आपने पढ़ा होगा ना कि अर्थ पे ऑक्सीजन का वो साइनोबैक्टीरिया और वो ब्लू ग्रीन एल्गी, और उससे धीरे धीरे करके जो है ऑक्सीजन निकली, और फिर ऑक्सीजन की जो है अर्थ पे ऑक्सीजन आई, है ना। ऐसे ही पढ़ा है, साइंस की क्लास में पढ़ा होगा, कभी 9th 10th में पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आई है, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, उनके थ्रू आपकी क्या है, ऑक्सीजन अर्थ के ऊपर धीरे धीरे करके आई है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी आ गई।
और अर्थ क्या है, ठंडी भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अब क्या है, जो सारी जो आपकी हीलियम हाइड्रोजन हीलियम जो है वो तो एस्केप कर जाएगी, बाकी जो हैवी वाली आपकी गैस होंगी वो अर्थ के अराउंड क्या बनाएंगी, एक एनवेल्प, ठीक है। और उस एनवेल्प को आप क्या बोलोगे, हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। उस एनवेल्प को आप क्या बोलोगे, हमारा है एटमॉस्फेयर, ठीक है। और फिर ये एटमॉस्फेयर जो है आपका, उसको अलग अलग लेयर्स में क्या किया गया है, डिवाइड, ठीक है। एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर्स में क्या किया है, डिवाइड। तो पहला वाला जो आपका नीचे वाला है उसको क्या बोला है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ऊपर वाला आपका क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, ऊपर है आपका मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है, ठीक है। तो एक बारी फोटो जब आप देख रहे हो, इसको थोड़ा करते हैं बड़ा, ठीक है, ये लो इसको बड़ा किया। तो फोटो आप देखोगे तो नीचे लिखा है 20 किलोमीटर, ट्रोपोस्फेयर क्या लिखा है 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर के ऊपर लिखा है स्ट्रेटोस्फेयर, वो स्ट्रेटोस्फेयर आपका कहाँ तक है 50 किलोमीटर लिखा है, स्ट्रेटोस्फेयर लिखा है 50 किलोमीटर तक। फिर और ऊपर चले गए तो 85 किलोमीटर तक आपका क्या है, मीजोस्फेयर, ठीक है। और मीजोस्फेयर से ऊपर की तरफ चले गए तो क्या है, थर्मोस्फेयर, उधर है 690 किलोमीटर। और 10,000 किलोमीटर तक आपका क्या है, एक्सोस्फेयर, 10,000 किलोमीटर तक आपका है एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो एक चीज कि जो यहाँ लिखा है ट्रोपोस्फेयर, जो कि क्या लिखा है 20 किलोमीटर, तो आपका ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है 20 किलोमीटर, वो क्या करता है, वेरी करता है। कहीं पर आपका पोल्स पे आपका जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो उसकी हाइट होती है 8 किलोमीटर, ठीक है। और आपका जो इक्वेटर होता है वहाँ पर आपका 18 से 20 किलोमीटर तक आपकी हाइट होती है ट्रोपोस्फेयर की, ठीक है। फोटो से देखना चाहोगे, फोटो से देखते हैं, ठीक है, एक बारी। कोई अच्छी फोटो दिखने लायक नहीं है, मैं समझाता हूँ ना आपको, फोटो छोड़ो, मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मानो ये क्या है आपका अर्थ, ठीक है। तो इस पे जो आपका ट्रोपोस्फेयर होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा और यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होगा और यहाँ पे ऐसा होगा और ऐसा होगा, ठीक है। बात समझ आई। इस एरिया में आपके ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी होगी, 20 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर आपकी हाइट कितनी होगी, 8 किलोमीटर के आसपास। ये आपके पोल, ये आपका इक्वेटर, ठीक है, वो है आपका पोल, नीचे आपका इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास आपके ट्रोपोस्फेयर की हाइट अप टू 20 किलोमीटर्स और पोल्स पे आपकी हाइट अप टू 8 किलोमीटर्स, ठीक है। ऐसा होने के पीछे क्या है, कुछ कारण है, आपको लगता है इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए क्या, इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, एकदम सही है, ठीक है। इसके पीछे का जो पूरा फिनोमिना है वो थोड़ी देर के बाद जैसे ही हम अपना देखेंगे कि क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और प्रेशर बेल्ट्स पढ़ेंगे और कैसे विंड जो है ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे डिसेंड कर रही है, ठीक है, उसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इक्वेटर पे ये ज़्यादा क्यों है और पोल्स पे कम क्यों है। नॉर्मल अगर आप तरीके से जो इन्होंने बताने की कोशिश की कि इक्वेटर पे क्योंकि आपकी गर्मी ज़्यादा है, एयर लाइट है, ऊपर की तरफ राइज करेगी, क्यूमुलोनिम्बस टाइप ऑफ क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा इक्वेटर पे, जिससे आपकी बारिश होती है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है तो ट्रोपोस्फेयर दूर तक फैला हुआ है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर दूर तक फैला हुआ है। वैसे ही पोल्स पे क्योंकि ठंड है और ठंडी हवा क्या करती है, ठंडी हवा क्या करती है, आपको बताया था कि हाँ क्या करती है, सिंक, है ना, ठंडी हवा क्या करती है, सिंक या फिर डिसेंड, है ना, ठंडी हवा डिसेंड करती है, तो पोल्स पे ठंडी हवा नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। राइज तो कर ही नहीं पा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो वो नीचे दब गया, है ना, 8 किलोमीटर पे आ गया, ठीक है, बात समझ आई, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है। वैसे आपने अभी अपना जो है न्यूज़ में आपका एक चीज़ चल रही है जिसको क्या बोलते हैं, अमेरिका में आप देख रहे हो क्या चल रहा है, बॉम्ब साइक्लोन चल रहा है। अमेरिका में क्या हो रहा है, बॉम्ब साइक्लोन चल रहा है। आपने न्यूज़ में देखा ना कितने सारे लोग मर गए, देखा, या आपने न्यूज़ ही नहीं सुनी है ये वाली बॉम्ब साइक्लोन की, न्यूज़ देखते हो आप, बॉम्ब साइक्लोन नहीं सुना भाई, कब से चल रहा है, 2-3 हफ्ते हो गए, एटलीस्ट 1 हफ्ता तो हो ही गया क्या, अरे मतलब हाँ ना तो बोलो कि देखा कि नहीं देखा, नहीं देखा, चल रहा था न्यूज़ में, देखना आप, ठीक है, बॉम्ब साइक्लोन तो पढ़ेंगे हम, वो भी
क्यों आ रहा है ना, उसका भी कोई रीज़न है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे चल के, जब पोलर वर्टेक्स देखेंगे, पोलर वर्टेक्स कैसे टूटता है और वो सारी चीज़ें, और कैसे ठंडी हवा पोल की नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या है, ट्रोपोस्फेयर जिसकी हाइट इक्वेटर पे ज़्यादा है और पोल्स पे कम है, और ट्रोपोस्फेयर आपका वो रीजन है जहाँ पर आपकी बहुत सारी जो है गैसेस आपको देखने को मिलती है। मतलब गैसेस का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाइज हाई कहाँ पर है, ट्रोपोस्फेयर में, है ना। ट्रोपोस्फेयर में आपकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, गैसेस, ठीक है। तो इसमें कुछ आपकी नॉर्मल गैस होगी, कुछ क्या होगी, ग्रीन हाउस गैसेज होगी, ठीक है। कुछ क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। जैसे कि ग्रीन हाउस गैस का कोई नाम बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, ठीक है। ठीक है। क्या ओजोन आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है? क्या ओजोन आपकी ग्रीन हाउस गैस है? अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर, बात समझ आ रही है? ओजोन गैस मतलब O3 मॉलिक्यूल इन ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा हूँ। आप ये बोलना चाह रहे हो कि ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में है, वो नहीं बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको O3 मॉलिक्यूल जो होता है, ओजोन जो गैस होती है, उसको अगर हम ट्रोपोस्फेयर में रख दें तो क्या वो ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है? बिल्कुल करती है। ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है अगर वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर है ना। ओजोन अगर ट्रोपोस्फेयर के अंदर हमने ओजोन को रख दिया है, O3 गैस को, O3 के मॉलिक्यूल को, गैस को हमने ट्रोपोस्फेयर के अंदर रखा है, तो वो क्या करती है, एक टाइप की ग्रीन हाउस गैस है। वो मतलब एनर्जी को सोक करता है, ठीक है। O3 जो होता है ना, गर्म करता है जगह को, ठीक है। तो ये एक पहली चीज़ थी। और ट्रोपोस्फेयर में आपको पता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और ये जो आपको सब दिखता है वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर का हिस्सा। अब टू जो भी आपको 20 किलोमीटर या 8 किलोमीटर तक आपको छत से ऊपर दिख रहा है, वो क्या है, आपका सारा ट्रोपोस्फेयर। और उधर आपके सारे मेजर जो भी आपके एयरक्राफ्ट्स हो गए नॉर्मल। अब एयरक्राफ्ट्स क्या होंगे, कुछ लो फ्लाइंग होते हैं ना, छोटे ड्यूरेशन के लिए जाते हैं तो ज़्यादा ऊंचे नहीं उड़ते हैं, ठीक है। जैसे जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं वो ऊपर उड़ती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स दे प्रेफर टू ट्रेवल इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। जबकि जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं वो तो क्या अपर ट्रोपोस्फीयर इधर के आसपास वो उड़ा लेते हैं, ठीक है। वो उतना पूरा जो है स्ट्रेटोस्फीयर तक नहीं जाते हैं। जबकि और जो जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट्स वगैरह, ठीक है, वो भी नीचे उड़ा लेते हैं ना। आपने देखा होगा जैसे अभी लड़ाई चल रही थी, तो हमने देखा था वो दो प्लेन ऐसे टकरा गए। अभी कुछ हुआ था ना, एक यूएस के डैलस में जो है एक एयर शो चल रहा था, वहाँ पे दो प्लेन जो है यूएसए के आपस में टकरा गए थे, तो एकदम सड़क से ऊपर आपको दिख रहे थे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक पुराना यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, कि एयरक्राफ्ट जो है आपके कौन से इसमें चलते हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर में चलते हैं या स्ट्रेटोस्फीयर में चलते हैं, ठीक है। तो उसमें एक्सप्लेनेशन जो भी दिया है वो हम आगे चल के देखेंगे कि एब्सेंस ऑफ वर्टिकल विंड होती है, उसकी वजह से चलते हैं, ठीक है। आगे चल के देखेंगे। कहने का मतलब ये है क्योंकि फाइटर जेट आपकी क्या होती है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? फाइटर जेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर विंड का ट्रोपोस्फीयर में मिल भी रहा है तो वो उसको निकाल ही लेता है उसके बीच में। जबकि एक पैसेंजर आपका जो एयरक्राफ्ट होगा, उसको अगर उसमें पैसेंजर बैठे होंगे, ठीक है, तो उसमें हवा अगर ज़्यादा बज रही होगी तो फिर टर्बुलेंस होता है बहुत ज़्यादा अगर आप एयरक्राफ्ट के अंदर बैठोगे, ठीक है। ठीक बात है, ठीक है। तो जो आपके नॉर्मल फ्लाइट्स वगैरह होती हैं वो तो चल जाती हैं ट्रोपोस्फीयर तक, उससे ऊपर जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह वो दे प्रेफर टू ट्रेवल इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्या है, ट्रोपोस्फीयर। और ट्रोपोस्फीयर की खास बात क्या है कि एज वी मतलब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, हम ग्राउंड से ट्रोपोस्फीयर में हाइट की तरफ जाएंगे तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है, डिक्रीज, है ना। आप सरफेस से बिटवीन मतलब विद इन ट्रोपोस्फीयर अगर आप नीचे एलिवेशन से ऊपर वाली एलिवेशन में कहीं जाओगे तो आप क्या करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता है ट्रोपोस्फीयर के अंदर, टेम्परेचर आपका करता है, डिक्रीज करता है ट्रोपोस्फीयर के अंदर, ठीक है। एक और चीज होती है, अगर मैं आपसे ही सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्यों जो हिली रीजन्स होते हैं वहाँ पर जो होता है आपका टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। क्यों प्लेन्स में आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और क्यों हिली रीजन्स में आपका टेम्परेचर कम होता है, दिन का टेम्परेचर, है ना, दिन का टेम्परेचर आपका हिली रीजन में क्यों कम होता है। आप हिली रीजन में जाते हो कि भाई वहाँ पे टेम्परेचर अच्छा होगा, मौसम अच्छा होगा, ठीक है, प्लेन्स में बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो क्यों एलिवेशन के साथ आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है, आप उसका आंसर बताओ। समझ आ रही है ना क्या कह रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है? प्रेशर, पहाड़ों में प्रेशर कम होता है, ओके।
कोई आपने केमिस्ट्री फिजिक्स में टेम्परेचर के साथ रिलेशन पढ़ा है? प्रेशर का टेम्परेचर के साथ पढ़ा है क्या? प्रेशर अगर किसी जगह का बढ़ जाता है तो टेम्परेचर राइज होता है या कम होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर और टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ता है। अगर किसी जगह का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो उस जगह का प्रेशर भी इंक्रीज होता है। आप होमवर्क लिखो, कल मुझे बताओ ये चीज, ठीक है? लिख लोगे छोटा सा। और आपको कोई दिमाग में कोई और चीज आती है कि किस वजह से आपका जो है पहाड़ ठंडे होते होंगे, या फिर जो हिली एरिया होता है वो थोड़ा रिलेटिवली आपका क्या होता है, ठंडा? ऐसा क्यों लगता है आपको? हाँ, ऑल्टीट्यूड से होता क्या है वही तो पूछना चाह रहा हूँ। अरे आप ये तो आंसर ही है ना कि ऑल्टीट्यूड जैसे ही इंक्रीज होता है आपकी ठंड बढ़ती है ना? पर उसके पीछे का रीजन पूछना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा होता है? गैसेस जो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को वो, बस इतना सही आंसर था, ठीक है? पर उसके लिए भी आपको मतलब उसको आपको किसके साथ जोड़ना है? जो सन की रेज आती है ना, जो सन की रेज आती हैं। तो हमने एक चीज क्या पढ़ी है कि सन जो अपनी रेज धरती की तरफ फेंकता है, ठीक है? तो वो रेज क्या होती हैं? शॉर्ट रेंज होती है, लॉन्ग रेंज की। ये भी यूपीएससी का ही सवाल है, ठीक है? वो शॉर्ट रेंज वाली आपकी जो होती हैं वेव्स होती हैं, ठीक है? शॉर्ट रेंज वाली आपकी वेव्स जो सन से अर्थ की तरफ आती हैं, ठीक है? लेकिन उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? एनर्जी बहुत ज़्यादा। तो वो टकराएगी जल्दी से और क्या करेगी? एनर्जी सारी रिलीज कर देगी। तो आपकी धरती जो है जल्दी से गर्म हो जाएगी। जो नीचे का प्लेन एरिया होगा वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। लेकिन जब वो वापस जाती है ना, जैसे नॉर्मल जो आप देख रहे हो, जैसे कल क्या थी? कल बारिश थी। जैसे कल रात को क्या थी? बारिश थी, क्लाउड कवर था, ठीक है? तो रात का टेम्परेचर बढ़ गया। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ 2-3 दिन से 2 डिग्री चल रहा है, कल रात का 6 डिग्री हो गया, ठीक है? 7 डिग्री हो। क्यों? क्योंकि सुबह की जो आगी हुई थी अब वो ट्रैप हो गई, ऊपर बारिश थी, ठीक है? तो नहीं जा पाई। तो जो हमारी सरफेस होती है वो तब गर्म होती है जब ये वाली आपकी शॉर्ट टर्म तो सन से आ रही है ना, जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होती है वो क्या होती है? लॉन्ग रेंज की, ठीक है? अर्थ से जो रिफ्लेक्ट होती है वो लॉन्ग रेंज की होती है। और ये लॉन्ग रेंज वाली जब आपकी फंस जाती है ना तो उस एरिया को क्या करती हैं? गर्म, ठीक है? तो ये जब आपका एटमॉस्फेयर प्लेन्स के वहाँ पर जो है डेंसर होगा और माउंटेन्स पे जैसे आप बोल रहे हो कि प्रेशर डिक्रीज हो गया, ये वो तो आपका वहाँ पर क्या है? रेरिफाइड हो गया है ना, मतलब थिन हो जाता है एटमॉस्फेयर। होता है कि नहीं होता है? होता है? नहीं होता? भाई आप लद्दाख में चले जाओगे, लद्दाख में अगर आप चले जाओगे और अगर आप यहाँ पर हो तो आपको क्या लगता है कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि गैसेज है या फिर एटमॉस्फेयर है वो वहाँ पर ज़्यादा उसका प्रेशर होगा या यहाँ पर होगा? यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब कि ऊपर एयर है ना जो नीचे प्रेशर लगाना चाह रही है, यही तो मतलब होता है ना। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है का मतलब क्या है? कि ऊपर एयर का मास है जो कि नीचे की तरफ दबाव डाल रहा है, ठीक है? और आप हाइट में ऊपर की तरफ लद्दाख में जैसे चले गए तो वहाँ पर ऊपर वैक्यूम, मतलब वहाँ पर जो कंसंट्रेशन है उसकी वो क्या होगी? डिक्रीज। तो वहाँ पे प्रेशर भी आपका क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है? प्रेशर जैसे ही कम होगा तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर में एक वेरिएशन देखने को मिलेगा। बात समझ आ गई? ठीक है? देखो क्या होता है कि जब आप आंसर देते हो ना तो ऐसा नहीं होता कि वो आंसर गलत है। अगर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि नहीं मतलब ये ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अरे सर को तो मतलब सही नहीं लग रहा हमारा आंसर ये है वो है, ठीक है? उसका मतलब वो नहीं है। उसका मतलब ये है कि क्योंकि आप स्टूडेंट हो और मैं आपका टीचर हूँ तो आप जो आंसर देना चाह रहे हो वो तब वहाँ तक मैं मानूंगा करेक्ट जहाँ तक उसका सही में वो एक्सप्लेनेशन हो, ठीक है? तब तक आप वो मेन पॉइंट नहीं बताओगे ना तब तक वो एक्सप्लेनेशन नहीं बनती है। जैसे अभी जो मैंने बताना चाहा ना आपको, जब आप ये चीज़ बोलोगे ना शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज, यहाँ पे जो आपका है एयर का मास ज़्यादा है उसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा है वहाँ, तो फिर वो एक आंसर बनता है, ठीक है? ठीक बात है? तो बस ये चीज़ बताने की मैं आपको ठीक। ट्रोपोस्फेयर में आप ऊपर ट्रेवल करोगे, हाइट जैसे इंक्रीज होगी टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज, ठीक है? नेक्स्ट जो आपकी लेयर होती है उसका नाम क्या है? ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा कुछ नहीं है, वो यूनिफॉर्म है एक सारी जगह पे। और स्ट्रेटोस्फेयर की खास बात क्या है? यहाँ पर आपकी क्या होती है? ओजोन लेयर, ठीक है? स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी क्या होती है? ओजोन लेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर में आप जैसी हाइट इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में आप हाइट में ऊपर की तरफ जा रहे थे, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, ठीक है? तो ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद हाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है? और इसी चीज को क्या बोलते हैं?
टेम्परेचर इन्वर्जन का फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन जिस चीज को बोलते हैं उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, उसमें से पहले नंबर का एग्जाम्पल ये है, ठीक है। कभी आपसे कोई पूछे टेम्परेचर इन्वर्जन, तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है भाई, नॉर्मली आपका जिस चीज से जो है नॉर्मली आपका हाइट के हिसाब से टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हाइट के हिसाब से आपका टेम्परेचर क्या है, बढ़ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, टेम्परेचर का इन्वर्जन, नंबर 1 एग्जाम्पल, ठीक है, नंबर 1 की एग्जाम्पल, ठीक है। और दूसरे नंबर की टेम्परेचर इन्वर्जन की एग्जाम्पल, जैसे अभी आपकी क्या चल रही थी, फॉग वाला सीजन चल रहा था, एकदम फॉग थी, तो जब फॉग होती है तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि क्या होगा कि ठंडी हवा नीचे की तरफ आ गई है ना, तो वैसे तो अर्थ आपकी क्या होनी चाहिए, वैसे तो हाइट के हिसाब से आपकी ऊपर की हवा ठंडी होनी चाहिए, नीचे आपका गर्म होना चाहिए, लेकिन ठंडी हवा क्योंकि डिसेंड कर गई है तो जो एक लेयर जो अर्थ के सरफेस के एकदम साथ है वो सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से फॉग का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आगे चल के देख लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, ठीक है। तो उस टाइम हम वो वाली एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो ये होगी सेकंड आपके लिए, जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर की खास बात आपको बताएंगे। उसके बाद आपका है थर्मोस्फेयर, और उसके बाद है आपका मीजोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद आपका मीजोस्फेयर और फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये मीजोस्फेयर में आपको ये फोटो जो दिखाना चाह रहा है, क्या दिखा रहा है, मीजोस्फेयर की जो आपको फोटो दिखा रहा है, मैं क्या दिखा रहा है इसमें, एक सेकंड, इस वाली फोटो से देखते हैं, अब ठीक है ना, चलो आप देखिए, ठीक है। तो नीचे आपका क्या था, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में आपको देखो यहाँ पर ये देखो जो मैं बताना चाह रहा था, ये लिखा है पैसेंजर प्लेन, लिखा है पैसेंजर प्लेन, लिखा है। तो पैसेंजर प्लेन आपका कहाँ चल रहा है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। जबकि वो यूपीएससी ने जब आज सवाल पूछा है ना, तो उसमें कुछ और पूछा था, ठीक है, ठीक है, जिसमें उसका आंसर ये बनाया था कि भाई स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ना चाहिए, वहाँ पर वो नहीं है, ठीक है। तो जबकि आपका पैसेंजर प्लेन और ये सारी माउंटेन वगैरह जो भी आपको दिख रहे हैं ट्रोपोस्फेयर में, ऊपर पहुंच गया आपका स्ट्रेटोस्फेयर, उससे आप ऊपर मीजोस्फेयर में पहुंच के तो वहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वो मीटियोर वगैरह जो आ रहे हैं या फिर आपके रॉकेट, ठीक है, वो वाला जो जगह है वो क्या है, मीजोस्फेयर। उसके बाद आप जैसी हाइट में, मतलब इधर कुछ जानने वाली चीज़ नहीं होती, ठीक है। मीजोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, बीच में उसके आपके थर्मोस्फेयर के बीच में एक लेयर आएगी जिसका नाम क्या होता है, आइनोस्फेयर, ठीक है। और आइनोस्फेयर में क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर थर्मोस्फेयर में ज़्यादा हो गया होता है, ठीक है, टेम्परेचर थर्मोस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो आयन की फॉर्म ले लेंगे, ठीक है। पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं और आयंस की फॉर्म ले लेते हैं, तो आयंस की फॉर्म में आपको दिखते हैं। तो उसी के बीच में विद इन द थर्मोस्फेयर एक लेयर होगी जिसको क्या बोलते हैं, आइनोस्फेयर। और आइनोस्फेयर किसके लिए फेमस होती है, हाँ, रेडियो वेव्स को आप जो है जब ट्रांसमिट करते हो तो उसके लिए जो है आपका आइनोस्फेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके सबसे ऊपर आपको क्या दिख गया, एक्सोस्फेयर, तो उसके ऊपर आपको क्या दिख गया, एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो एक्सोस्फेयर में आपकी क्या है, सैटेलाइट्स या फिर स्पेसशिप, ठीक है। सैटेलाइट्स और स्पेसशिप्स आपकी जो है वो कहाँ पर है, एक्सोस्फेयर में। एक बार जरा आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में टेम्परेचर को चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे नीचे आपका क्या लिखा है, 15 to -56.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके ऊपर आप जैसे ही जा रहे हो तो क्या हो रहा है, -56.5 से -2 पे आ गया, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, -56.5 से -2.5 पे आ गया। फिर उससे ऊपर जा रहे हैं तो -2.5 से फिर -86.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि जो नॉर्मली आपका हाइट के साथ इंक्रीज होना चाहिए था, है ना, हाइट के साथ आपका इंक्रीज होना चाहिए था लेयर में, लेकिन बीच में आपका टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। तो मीजोस्फेयर में आपका नॉर्मल हो गया, -2 से कहाँ चला गया, -86.5 डिग्री सेल्सियस में। उसके आप ऊपर जब गए वापस से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, माइनस से वापस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अर्थ से दूर चले गए हो, सन के पास जा रहे हो, अर्थ से दूर चले गए हो, सन के पास जा रहे हो, ठीक है। तो टेम्परेचर आपका -86.5 से कहाँ चला गया, 1200 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर से चले गए तो उसके 1200 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला जाएगा। क्यों, अर्थ के एटमॉस्फेयर को आपने छोड़ दिया, ऊपर वैक्यूम है और वहां पर सन के आप और पास जाते जाओगे तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक है। ये चीज़ आपको अगर समझ आती है तो फिर इसमें बताने वाली और कोई बात है, ठीक है। इसमें बताने वाली एक बात है कि वो जहाँ पर आपका आइनोस्फेयर लिखा है ना, जहाँ पर क्या लिखा है, आइनोस्फेयर, वहाँ पे आपका एक फिनोमेना है जिसको क्या लिखा है, ऑरोरा, लिखा है, ऑरोरा। तो वही ऑरोरा जो मैं आपको एक दिन पहले भी बता रहा था, और ऑरोरा के दो फॉर्म होते हैं, एक ऑरोरा बोरियोलिस और एक ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है।
तो क्यों होता है ऐसा, क्यों इसकी क्यों फॉर्मेशन होती है, इस वाली फोटो से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दिखता ऐसा है, दिखता ऐसा है। ठीक है, जो मैंने आपको एक बार बोला था ऑरोरा, वो ऐसा दिखता है, जिसको नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न लाइट्स या फिर ऑरोरा, ये ऐसा दिखता है। और क्यों बनता है इसकी फॉर्मेशन, इस फोटो से हम देखते हैं। ठीक है, ये फोटो दिख रही है आपको, ये फोटो दिख रही है। ठीक है, ये फोटो दिख रही है, तो वहां पर आपका सन है, और सन किस चीज से बना है? हॉट, मतलब कौन सी? हाइड्रोजन, हीलियम। अब आपने एक चीज पढ़ी कि क्या होता है कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। पहली क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। चौथे नंबर की क्या होती है? 5वें नंबर की नाम होता है ना उसका, कोरोना। हाँ हाँ बताओ, मैं मान रहा हूँ, बताओ आप क्या, बताओ बताओ। अभी तक 5 ही है या फिर ज़्यादा हो गई हैं? मेरे ख्याल से तो 5 ही होती थी, अब ज़्यादा हो गई हैं, पता नहीं। मेरे को लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ी थी 5 होती थी। ठीक है, तो एक क्या होती है? प्लाज्मा। चौथे नंबर की क्या होती है? प्लाज्मा। 5th नंबर की क्या होती है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, एक होता है, क्वेश्चन आया था भाई 2018 के मेंस में। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के ऊपर। ठीक है, तो प्लाज्मा आपका क्या होता है? प्लाज्मा गर्म होता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है? ठंडा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। प्लाज्मा आपका गर्म होता है। प्लाज्मा का टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कम होता है? प्लाज्मा जो टेम्परेचर होता है, प्लाज्मा का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, और जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, उसका टेम्परेचर वो सुपर कूल्ड एक टाइप से होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो सन है, ये क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गैस है कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम, प्लाज्मा की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? प्लाज्मा की तरफ बिहेव करता है। यहाँ से आपकी निकलती हैं क्या? सोलर विंड्स। और क्या निकल रही हैं? सोलर फ्लेयर। ठीक है, सोलर फ्लेयर और सोलर विंड। नॉर्मली आप देखना कहीं पे आग जलाई होती है ना, आपने नॉर्मली आग जलाई होती है कहीं पे। ठीक है, तो उसमें से धुआं निकलता है, और ज़्यादा पेट्रोल डालो तो अचानक से बहुत ज़्यादा क्या निकलती है? आग। अचानक से बहुत ज़्यादा आग निकलती है। तो सन में भी क्या होता है? एक साइकिल होता है, सोलर साइकिल होता है। ठीक है, ठीक है, एक सन में साइकिल चलता है, और उस साइकिल में आप देखोगे कि कभी कभी ये सोलर विंड्स और सोलर फ्लेयर जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो इधर से आपको क्या दिख रहा है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, वो लिखा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आपकी, वो किस वजह से होती है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से है? कौन, कहाँ पे? कोर में है। और हाँ, तो फिर अरे मतलब बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। मैग्नेट कहाँ प्रेजेंट है? अर्थ, अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से है, तो आप क्या आंसर दोगे उसका? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से है? ऐसे मत करो यार, बताओ। अर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से। वो तो पोल तो बन रहा है क्योंकि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ना। पोल का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। वाई अर्थ इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, है ना। पहले तो ये चीज बताओ, वाई अर्थ इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। और क्योंकि बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड की निकल रही है। और जो हमने ये इमेजिनरी लाइंस बनाई है ना, ये तो इमेजिनरी लाइन है ना। हमने माना है कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, वो ऐसे उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता है ऐसे ऐसे, फिर उसमें से ऐसी मैग्नेटिक लाइंस निकलती है ना। ठीक है, समझ आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से हो सकता है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता ग्रेविटी की वजह से। आपने जो बोला था वही सही चीज़ है उसकी, लेकिन उसमें आपको कोर और बेसिकली आपको क्या बोला है, जो मोल्टन वाला है ना, कौन सा वाला? एक इनर कोर थी, एक थी आउटर कोर। आउटर कोर में आपका क्या था? लिक्विड वाली स्टेज में, सेमी मोल्टन स्टेज में आपका क्या था? मेटल्स, है ना, आयरन और ये सारी चीज़ें। और आपने ये भी चीज़ देखी है कि अगर आयरन मोल्टन स्टेज में क्या, जो सेंटर वाला कोर है, अगर वो रोटेट करेगा जोर से, है ना, तो वो फिर मैग्नेट की तरफ। भाई आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, आयरन। अगर आपको कोई फिजिक्स में ये बोलता था आपको टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है, तो कैसे बनाते थे? वो तो एक था ना, वो एक था। और भी तो आपने पढ़ा होगा ना, आपको कभी टेम्परेरी मैग्नेट।
बिकॉज अर्थ का इनर कोर में आयरन है बहुत सारा, इनर कोर में सेमी मोल्टन मटेरियल में, इनर कोर में नहीं आउटर कोर में, आउटर कोर थी ना सेमी मोल्टन, आउटर कोर थी सेमी मोल्टन, ठीक है। और क्योंकि वो रोटेशन की वजह से क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रहा है, रोटेशन कर रहा है ना, जोर जोर से घूम रहा है अपने एक्सिस के अलॉन्ग जो है घूम रहा है, इसकी वजह से क्या होता है जो अंदर के सारे मेटल्स हैं उसको, और वो रोटेट कर रहे हैं जोर जोर से, तो वो है एक टाइप की मैग्नेटिक फील्ड, एक टाइप के मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है। एक टाइप से मैग्नेट की तरह बिहेव आपका करेगा। अगर नहीं करेगा तो आप क्या होमवर्क लिखो और मुझे आप ये लिख के बताओ, ठीक है। करेगा कि नहीं करेगा आप देख के, नहीं करेगा अगर तो आप मुझे इसका आंसर जो है कल की क्लास में बताना। बाय अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। बाय अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है बुक में, अच्छा ठीक है। बाय अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो यहाँ पे अर्थ की क्या निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड, और वहां से सोलर विंड, और उनका आपस में क्या होगा, इंटरैक्शन, और इंटरैक्शन होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, लाइट को इमिट करेंगे, ठीक है। आपस में इंटरैक्शन हुआ, वहां पे जो पार्टिकल्स होंगे वो लाइट को इमिट करेंगे, और वो लाइट आपको ऐसे कलर की लाइट में दिखती है, वो लाइट आपको ऐसे कलर की लाइट में दिखती है, ये ग्रीन कलर की, नीचे आपको ये ब्लू कलर की दिख रही है, कहीं पर रेड कलर की भी दिखेंगी, अलग अलग टाइप की आपको लाइट दिखती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑरोरा फिनोमेना, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है जहाँ पे नॉर्वे वगैरह है, वहाँ इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, और नीचे ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में होगा तो क्या बोलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर आपकी खत्म होती है, तो यहाँ पर आपकी ये चीज़ खत्म होती है, और आप उस सवाल का जो आंसर है वो मुझे देखकर बताना, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट अभी तक यहाँ पे जो पढ़ा बताया आपको मैंने, उसमें कोई डाउट है आपको, जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अच्छे से कॉपी में लिखो, ताकि क्लास खत्म हो जाए तो उसको कहीं आप एक अच्छे से नोट्स में उसको आप कन्वर्ट कर लेना, और बाकी बुक के साथ उसको रख के साथ में लास्ट के टाइम पे आप उस पढ़ाई करना, ठीक है, ठीक है। डाउन वेलिंग में क्या होगा कि ऊपर का जो पानी होगा ना वो नीचे सिंक करेगा, ऊपर का पानी जो है वो क्या करेगा, सिंक करेगा, और नीचे का जो पानी है वो उसकी जगह लेने के लिए ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। डाउन वेलिंग में क्या होता है, अप वेलिंग में नीचे का पानी जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, और जो डाउन वेलिंग है ऊपर का पानी जो है वो डिस्प्लेस हो गया है, डाउन वेलिंग में क्या है, ऊपर का पानी जो है वो नीचे सिंक करेगा, ठीक है, डाउन वेलिंग में, ठीक है। बात समझ आई।